Good morning all. Sanjeev, Mona Devat, Shiva Yadav, Aditya Kumar. Thank you Aditya Kumar Singh, Krishna Gautam, Nasreen, पंकज, राणा हैदर अली. राणा हैदर अली पहला स्टूडेंट था जो आज स्क्रीन पे मुझे दिखा. दिलीप कुमार, स्वीट मॉर्निंग सर, थैंक यू. प्रतिभा, शुभम, शिल्पी त्रिपाठी पांडे, ओ डॉक्टर साहब, मनोज कुमार, यूजर शिवा यादव, लव यू सर, थैंक यू. शुभम सिंह, okay. After the class, you can call me. मोना देवात जयपुर से ही क्लास के विषय में इनको पता चला. शिल्पी, ओके. दिलीप, सपना, रोहित गंगवार है या गैंग वॉर है. अजय कुमार, नवादा से, ओह ग्रेट, थैंक यू अजय कुमार. सौरभ, भवानी शंकर, अर्चना प्रजापति, दीक्षा रानी, सुभाष चंद्र ठाकुर, कृप्ति, अभय प्रताप सिंह, राजवर्धन. करंट वाली, कल तो हिस्ट्री वाली पीडीएफ गई थी, सारी पीडीएफ को धीरे धीरे करके डाला जा रहा है. दिल्ली में कोरोना संकट बहुत ही भयावह रूप ले चुका है. हमारे मोहल्ले में हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ही डेथ कर गए. पूर्व प्रेसिडेंट थे खट्टर साहब, उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना से. थोड़े व्यथित भी हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं है. सौरभ प्रजापति, सुभाष चंद्र, क्यों फ्रस्ट्रेशन है. शिवा यादव, खुश हो जाओ जल्दी से, स्माइल मारो बहुत लंबा वाला. ये एक तरह का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी है और हैप्पीनेस को क्रिएट करेगा. तुम मुंह ऐसे लटकाए नहीं रहा करो. मोना देवात लिख रही हैं, मेरे भैया भी आपसे ही ज्योग्राफी का पढ़ाई किए हैं. ओके. शुभम, सुभाष चंद्र, राजीव रंजन, प्रियंका, सौरभ अभी नहा कर आए हैं क्या. नितिन, थैंक यू. होगा, हिंदी लिटरेचर भी होगा. आपसे पढ़कर दीदी आरएस बन गई, राधिका. आपका स्टूडेंट पीएमओ में है, थैंक यू. सारा इन्फॉर्मेशन तुम ही लोग देते रहते हो. रसिया की नहीं मिली पीडीएफ. रसिया का पीडीएफ अभी डाला नहीं गया है, इसलिए नहीं मिली. हमारे जो मैंने बताया था ना, एकेडमिक हेड थे नीरज भूषण जी, तो नीरज भूषण जी को भी कोरोना हो गया. और दीपावली छठ में हमारे बहुत सारे ऑथर्स, राइटर्स कहीं ना कहीं बाहर निकल गए. अब पीडीएफ आपको नेक्स्ट 5 डेज में सब मिल जाएगा. जो भी जहाँ भी छोटी मोटी कमी रह गई है वो सब मिलेगा. आई एम वेरी फाइन. शैलेंद्र, अंकेश, नमस्ते अंकेश. प्रियंका, मैं अच्छा हूँ. ओके. सौरभ श्रीवास्तव, हेलो. डैनियल, संदीप शर्मा, आशीष,
आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना है क्या सर? कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है? रिया शर्मा, व्हाट्सएप हम देखते हैं, लेकिन इतने एसएमएस आते हैं कि सब कुछ देखना तो पॉसिबल नहीं है। कई बार कुछ लोगों के रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस आया, शैलेंद्र चौहान, स्वयंभू साहू, चलो बहुत अच्छे। बिल्कुल, अभय शुक्ला कमेंट शो हो रहा है। मोहित शर्मा, रिया शर्मा आ रहा है, रिया बिल्कुल आ रहा है। डीके पंडित, थैंक यू सौरभ। प्रदुम्न, कैसे पढ़ने में जुनून लाएं? शंभू, भूपेंद्र कुशवाहा, रसिया का जो रूस का जो एक्सटेंशन है ना, देखो कैसे है ग्लोब में, तो टाइम जोन उसमें कई डालना पड़ेगा। इन टॉपिक्स पे आएंगे हम कभी। अखिलेश धाकड़, हैप्पी दिसंबर। ओके रिया, मेहनत करिए। अभय शुक्ला, धनराज प्रजापति, अभिमन्यु, आनंद सिंह, हम जरूर घूमने आएंगे कुशीनगर। प्रदुम्न, दिलीप, विपिन गौतम, गुड मॉर्निंग। आंसर राइटिंग बताने का टाइम धीरे धीरे आ रहा है। और छाया राजपूत, आज कुछ सुना दीजिए क्या? जरूर मिलेंगे। प्रयागराज तो हम आ ही जाते हैं घूमते फिरते। पिछली बार गए थे तो आशुतोष यादव, कृष्णा यादव, दोनों हमारे प्रिय छात्र मिले थे वहाँ पे। अचानक गए थे उनके पास। आशुतोष का तो 70, वो तो एसडीएम बन गया। कृष्णा अगली बार बन जाएगा। धनराज प्रजापति, प्रयागराज से नमस्कार। ओके, थैंक यू, वेल डन। अब इट्स टाइम फॉर स्टडीज। चलो शुरू करते हैं। यूरोप चलते हैं और यूरोप का एटलस निकालो। और यूरोप में हमने कल देखा था स्कैंडिनेविया का। ओके, तो यूरोप का पहले मैप निकालो। बहुत अच्छी बात है सुभाष ठाकुर, सौरभ श्रीवास्तव, लव यू टू। लेकिन एटलस निकालो पहले। निकाल लिए, वेरी गुड। कृप्ति बहुत फास्ट है, वेरी गुड। तो अगर आपने निकाल लिया एटलस, तो वापस जा कर के देखो नॉर्वे, स्वीडन, मैंने जो दिखाया था लोकेशंस उसको रिवाइज करो। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनो स्कैंडिनेविया को देखना है। कैपिटल्स को देखना है। कैपिटल दिखा, वेरी गुड। बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये सब आप लोगों को आपको दिखाया गया था, आपने देखा था। ओके रिया, आज का बोर्ड बहुत मस्त लग रहा है।
गुड मॉर्निंग प्रेरणा, पुष्पेंद्र। चलो ओके, अब जो आपने लोकेशंस देखे, अब इसमें हम लोग इन्हीं कंट्रीज़ का फिजिकल भी देखेंगे, है ना। इन कंट्रीज़ के फिजिकल लोकेशन पे चलते हैं। तो नॉर्वे पे जाओगे तो नॉर्वे में आपको दिखेगा कॉलन माउंटेन्स, लिखा होगा KJOLLEN। ध्यान से देखो, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, वहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स लिखा होगा, वहाँ पे कॉलन माउंटेन लिखा होगा। मिल गया। तो अगर वो मिल गया तो उसका हाईएस्ट पीक भी मिलना चाहिए। कुछ एटलस में 2 हाईएस्ट पीक दिखा रहा है, ऊपर नीचे एक ही नाम लिख दिया है, ध्यान रखना। हाईएस्ट पीक उसका देखो, गोल्डपेगैन है। हाईएस्ट पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। हाँ, गोल्डपेगैन, यस, लिख दिया लोगों ने, मिल गया आपको। वेरी गुड, वेल डन। और अब क्या करना है कि बाल्टिक नेशंस को देखना है। देखो, ज़्यादा तो हम दिखाते नहीं हैं, जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वही देखनी है आपको। और अगर आप कॉलन माउंटेन्स को देख रहे हो, कॉलन माउंटेन्स, जो जे है ना उसका प्रोनाउंसिएशन एच रखा जाता है। यहाँ की भाषा केल्टिक है, केल्टिक भाषा, केल्टिक ग्रुप है भाषाओं की। ओके, अब ये सब जो डार्वे प्लेन्स और लैपलैंड तो मैंने दिखाया था, लैप्सलैंड था। ओके, लैपलैंड्स तो मिला ही था, लैप ट्राइब के विषय में बताया था। अब ऐसा करो कि जल्दी से बाल्टिक के पास आओ और एक लिखो, नोटबुक में लिखो, बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशंस किनको कहते हैं? बाल्टिक नेशंस का मतलब है 3 देश। उसको शॉर्ट में इलाली कंट्रीज भी कहते हैं। इलाली, इलाली का मतलब हो गया इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। निशा, वेरी गुड, ध्यान से देखो। तो आपका इलाली कंट्रीज का मतलब क्या है? ई ला ली, ई इस्टोनिया, ला लाटविया, ली लिथुआनिया। इन्हीं तीनों को बाल्टिक नेशन भी कहते हैं, क्योंकि बाल्टिक तट पर है इसलिए इनको बाल्टिक नेशंस कहते हैं। ये पहले तो ये CIS के पार्ट थे, पहले ये USSR के पार्ट थे, लेकिन अब ये USSR और CIS के पार्ट नहीं हैं। अब ये तीनों नेशन यूरोपियन यूनियन के पार्ट हो गए हैं, है ना। क्योंकि USSR के विघटन के बाद जब वहाँ साम्यवादी व्यवस्था का पतन हुआ, उसके बाद जो उसके जो फेडरेशन में, उसके कॉन्फेडरेशन में जो देश थे वो धीरे धीरे अलग हो गए, और धीरे धीरे वहीं पे नीचे देखो बेलारसिया है, सब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया है। बेलारसिया को ढूंढो, बेलारूस मिला? तो अगर बेलारूस मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, हमारा यूरोप का पॉलिटिकल मैप का दृश्य है। इसमें देखो,
यह है हमारा लिथुआनिया, एक देश यहाँ था लिथुआनिया, बाल्टिक के तट पर है। दूसरा देश है लाटविया, रीगा इसी का कैपिटल है, यहाँ पर रीगा है। और इधर है इस्टोनिया, आइलैंड्स भी एस्टोनिया में। तो ये 1 2 3 इनको कहते हैं बाल्टिक नेशंस। ये बाल्टिक देश यही कहलाते हैं। अब देखो इसके नीचे कौन है, मैंने अभी जस्ट बोला था बेलारसिया, बेलारूस है, राजधानी मिन्स्क है। सबकी राजधानी को भी रटो, राजधानी मिन्स्क है। उसके बाद नीचे यूक्रेन है, यूक्रेन बहुत ही बड़ा है। अब यूक्रेन में तुमको कुछ लिखना पड़ेगा, यूक्रेन में आपको लिखना पड़ेगा। ये पूर्वी, इसको हम लोग पूर्वी यूरोप कहते हैं। 1 2 3 ये सब जो भी 4 5 माल्डोवा 6 रोमानिया 7 ये सब बुल्गारिया 8 ये सब पूर्वी यूरोप कहलाता है। अब आपको देखना है कि यूक्रेन में कौन कौन सी नदियां हैं और ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियां प्रवेश कर रही हैं, इसको देखना है। ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियां प्रवेश कर रही है, इसका एक लिस्ट बनाओ। और यूक्रेन को देखना है। हम यूक्रेन का एक नक्शा यहां से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको कोई ज्यादा परेशानी ना हो। ये हमारा यूक्रेन है, नंबर 5। लिखो यूक्रेन, आज नाइजीरिया में 110 किसानों का गला काट दिया गया। क्यों हुआ था विघटन यूएसएसआर का? आतंकवादी संगठन ने काट दिया। शेखर झा लिख रहे हैं, दुखी हैं। चलिए ये सब डिस्कशन शैक्षणिक क्रम में अगर आता है तो किया जाता है, बाकी ऐसे बैठ के कथा कहानी का कोई मतलब नहीं बनता है। आप देखिए कि ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियां जा रही हैं, उनको ढूंढ करके निकालिए पहले, तब पता चलेगा कि यूक्रेन में कौन कौन सी नदियां हैं। नीपर, निस्तर, बग, डॉन, मिला? नीपर, निस्तर, बग, डॉन। लिखो यूक्रेन खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से सबसे संपन्न राष्ट्र है। यहां के डोनेट्स्क बेसिन में
रुचि जैन लिख रहे हैं डॉन नदी कैस्पियन में जा रही है। डैन्यूब इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि डैन्यूब अभी यूक्रेन में ही कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, आगे देखो, यूक्रेन में लिखो कि यहां खनिज संपदा बहुत विशाल है। लिखो डोनेट्स बेसिन, DON, यहां देखो डोनेट्स बेसिन है। यह हमारा नीपर निस्तर, यहां पे दिया नहीं है लेकिन आपको दिखाते हैं। डोनेट्स्क है, डोनेट्स्क बेसिन है जिसको हम लोग डोनबास भी कहते हैं, इसी को डोनबास भी कहते हैं। तो डोनबास क्षेत्र है, ये कोयला के लिए है, कोल के लिए है। फिर यहां पर एक भाग है, इसका नाम है कुर्स्क, KURSK, कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली। कुर्स्क मैग्नेटिक यानी KMA। यूक्रेन में पहला नाम है डोनेट्स्क बेसिन, कोयला। दूसरा है कुर्स्क। यूक्रेन में ढूंढो तो कुर्स्क मिलता है कि नहीं? कुर्स्क मिलेगा। कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली। कुर्स्क रसिया और यूक्रेन के सीमा पे है, रसिया में होना चाहिए। कुर्स्क रसिया में दिखा रहा है क्या? कुर्स्क रसिया में दिखा रहा है। हाँ, तो ये जो कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली है ये रसिया के पास है, लेकिन ये यूक्रेन इस पे दावा करता है, विवादित है, लेकिन है ये रसिया में। तो कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली रसिया का लोहे का भंडार है, ये लौह अयस्क का भंडार है, लौह अयस्क है कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली। यूक्रेन में आओगे तो नीचे मिलेगा कर्च पेनिनसुला। कर्च पेनिनसुला, ये नीचे वाला है कर्च। कर्च पेनिनसुला में लोहा है, और यहां बीच में एक जगह है जिसका नाम है ज़ैपोरोज़ी। ज़ैपोरोज़ी यूक्रेन में। डॉन नदी भी रूस में है। काला सागर ब्लैक सी है। कर्च में मिलता है लोहा, लौह अयस्क का भंडार है। कर्च पेनिनसुला है। क्रीमिया, क्रीमिया लिखा है क्या वहां पे? क्रीमिया लिखा है क्या? ओके, वो क्रीमिया का जो प्रायद्वीप है ना, उसमें लौह अयस्क का भंडार है। ज़ैपोरोज़ी है क्या? ज़ैपोरोज़ी है क्या? क्रीमिया से उत्तर जाओगे
तो लगभग मध्य यूक्रेन में ज़ैपोरोज़ी है, ज़ैपोरोज़ी सिटी। ज़ैपोरोज़ी को लिखा जाता है, ये सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील का केंद्र है। ज़ैपोरोज़ी में आप लौह अयस्क का कारखाना है। अब लिखो, यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे यूरोप में। यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। क्योंकि यहां स्टेपी घास के मैदान यूक्रेन में सबसे ज्यादा है। स्टेपी घास के मैदान फैले हुए हैं तथा यहां की मिट्टी चेरनोजिम कहलाती है। यहां की मिट्टी चेरनोजिम कहलाती है। जो काली मिट्टी है। मैंने आपको बताया था पहले भी, जो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम एवं ह्यूमस की मात्रा उच्च होती है। ज्वालामुखी से नहीं, घास के कारण, ह्यूमस के कारण रंग काला है। ह्यूमस के कारण रंग काला है। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल। घास के सूखने से जो, या जानवर का जो एक्सक्रीटा होता है उसके कारण और लिखो, नदियां इस काली मिट्टी को कृष्ण सागर में निक्षेपित करती हैं। कृष्ण सागर में निक्षेपित करती हैं। अतः इसका रंग, सागर का रंग काला है। ह्यूमस जब भी होगा ना, तो सॉइल के ऊपरी लेयर यानी ए लेयर में होता है, या कहीं कहीं पे उसको ओ लेयर भी कहते हैं। ओके, ये था यूक्रेन। यूक्रेन में लौह इस्पात उद्योग, वहां के उत्खनन केंद्र और वहां की मिट्टी, वहां का फसल। यूक्रेन एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन रूस
इन सभी देशों पे बहुत भारी पड़ता है और यूक्रेन पे भी बम गिराने में रूस तो एक ही फॉर्मूला जानता है, कहीं से भी चूं चपड़ हो बस बम गिरा दो, बम की आवाज में उसको समाधान नजर आता है। करच जल संधि है और क्रीमिया होगा, वहां पे पेनिनसुला पे क्रीमिया लिखा होगा। कृष्ण सागर ब्लैक सी को ही कहते हैं पुष्पेंद्र। ओके, अब हम लोग यूरोप में चलते हैं और यूरोप के पूरे मैप में आप अच्छे से देखना, हम सब सिटीज को भी दिखाएंगे और नदियों को दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं पोलैंड की ओर। पोलैंड मिला जर्मनी से पूर्व, ओके। थोड़ा स्लो, मैं स्लो हो जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सीखना इंपॉर्टेंट है, मेरा क्लास पूरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप पोलैंड को देखो, आराम से ढूंढो और वीडियो 5 बार देखोगे तो क्या नहीं होगा। पोलैंड की राजधानी देखो, पॉलिटिकल मैप में ही देखना है। पोलैंड की राजधानी देखो, वार्सा की संधि क्या थी, विश्व युद्ध से क्या संबंध था। पोलैंड में नदियों को देखो, ओडर, विस्चुला, वार्सा के संधि में जर्मनी पर 1919 में हुआ, जर्मनी पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल आर्थिक लगान लगाया गया और सेकेंड वर्ल्ड का कारण भी माना जाता है वार्सा की संधि को ही, क्योंकि उसमें बहुत अन्याय था। आपको यहां पे विस्चुला, ओडर और इल्ब, इल्ब नदी मिला क्या, सीमा पर जाओ, पोलैंड के पश्चिमी सीमा पर इल्ब है। यहां बग रिवर है क्या, बग, BUG, बग। इल्ब नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बाकी रिवर मत देखो ना, जो रिवर दिखा रहे हैं वही देखो। विस्चुला, ओडर, बग, एल्ब, नदियों को देख लिया। अब पोलैंड के अंदर में जाओगे तो पोलैंड में मिलेगा तुमको आयरन ओर का बड़ा बड़ा माइनिंग एरिया, आयरन ओर का, और आयरन ओर सिटी मिलेगा। वार्सा से दक्षिण जाओ, इल्ब जर्मनी में है या सीमा पर है थोड़ा सा, क्या पोलैंड की सीमा पर इल्ब नहीं है?
नहीं है। इल्ब जर्मनी में मिलेगा, ये रहा इल्ब, और ये रहा ओडर। ओडर है सीमा पर। हमारे एटलस में कुछ नहीं है, बड़ा दुखद है। पोलैंड में, जर्मनी में है, बिल्कुल कंफर्म है, जर्मनी में है। इल्व जर्मनी में है। ओडर ही है जो कि सीमा बना रही है। अब यहां पर आपको क्लैरिटी दे देते हैं, बिल्कुल स्पष्टता दे देते हैं कि पोलैंड में ये जो सीमा पे नदी जा रही है वो ओडर नदी है यहां पर, और ये विशुला है। अब हम लोग पूरी तरह से नदियों को ही देख लेते हैं। इल्ब भी जर्मनी और पोलैंड की सीमा को टच नहीं करता है। बग मेनली यूक्रेन में है। ओके राहुल। अरे भाई, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो 2-3 देश में होंगी, इसमें विवाद नहीं करो सोच करके कि इस देश में है कि उस देश में है। अब मान लो सिंधु नदी है, इंडस नदी है, तो कहाँ कहाँ है वो? तो चीन तिब्बत में भी है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। और बहुत नदियों का नेटवर्क होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपको हम, रुको सब लोग, फिर से देखते हैं। अब मेरी चलेगी, हम तुम्हारा पढ़ पढ़ करके बहुत बोल दिया। अब देखो, सुनो ध्यान से। पोलैंड चलते हैं और पोलैंड से हम लोग घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पोलैंड से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले मिलेगा विशुला, फिर मिलेगा ओडर, फिर मिलेगा राइन, जर्मनी में है राइन, फिर मिलेगा सीन, फिर मिलेगा लॉयर, फिर मिलेगा गैरोन, और फिर मिलेगा रोन। सिस्टमैटिक करो। फिर से पोलैंड में जाओ, फिर से पोलैंड में जाओ। आपके ऊपर छोड़ने पे तो हंगामा हो जाता है। पोलैंड में सबसे पहले मिला विशुला, फिर मिला ओडर। जर्मनी में आओगे मिलेगा इल्ब, फिर मिला राइन, राइन नदी मिली, राइन, इसमें इल्ब और राइन दोनों जर्मनी में है। उसके बाद फ्रांस में घुसो, वहां मिलेगा सीन, लॉयर, गैरोन, और नीचे भूमध्य सागर में जाने वाली नदी है रोन, RHONE। मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, सारी नदियां मिल जाएंगी। राइन नहीं मिला।
देखो, इस मैप को भी देखना है। इस मैप को मैंने ऊपर लगा दिया। अब इस मैप पे हम ड्रॉ कर देते हैं। देखो, ये है, रुको रुको, ये है नीपर नदी जो यूक्रेन में है, और ये है निस्तर नदी जो यूक्रेन में है। अब ये रहा हमारा पोलैंड। पोलैंड की नदी है, पहली नदी है विस्चुला। ये देखो, एक जहां पे लिखा ये है पोलैंड में विस्चुला, आगे तो इसमें दिया नहीं है लेकिन आपको दिखा दे। दूसरा है ओडर, ये दूसरा है ओडर। तीसरा यहां पर है इल्ब, ये तीसरा हमने बना दिया। इल्ब जर्मनी में चला गया। अब यहीं से एक धारा निकल के इधर जा रही है, तो लगता है जैसे कि दोनों मिली हुई है, लेकिन मिला हुआ नहीं है। इल्ब जर्मनी की नदी है। फिर यहां देखो, ये है हमारा राइन नदी जो यहां पे जाकर के डेल्टा बनाएगी। ये हमारा नंबर 4 है राइन। पहला क्या था? पहला था विस्चुला, दूसरा है हमारा ओडर, तीसरा है हमारा इल्ब, चौथा है हमारा राइन। और ये फ्रांस में हम आ गए, तो फ्रांस में ये है हमारी 5वीं नदी सीन। फिर ये हमारी है 6ठी नदी लॉयर। फिर ये हमारी 7वीं नदी है गैरोन। और ये हमारी नीचे की तरफ आएगी, ये हमारी नदी है जो नीचे की तरफ आ रही है, ये है हमारी नंबर 8 रोन। 8 है रोन, 7 है गैरोन, 6 है लॉयर, 5 है सीन, 4 है राइन, 3 है इल्ब, 2 है ओडर और 1 है विस्चुला। और एक नदी जो जहां से राइन निकल रही है, वहीं से एक बहुत ही लंबी और विशाल और मैसिव नदी है जो इस तरह से जा रही है। ये नदी है हमारा डैन्यूब, यानी नंबर 9। 9 का नाम है डैन्यूब। यह है डैन्यूब जो कि ब्लैक सी में जा रही है। ये मैंने एरो बना दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि नदी किधर जा रही है। कौन सी नदी किधर जा रही है उसका ये एरो से पता चलेगा। और एक, अगर यूरोप में यहाँ इटली में आओगे तो यहाँ तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे पो नदी है। ये हमारा है नंबर 10, इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी पो, जो एड्रियाटिक सी में जाएगी। ये हमारा जो डॉटेड है, ये हमारा सागर है एड्रियाटिक, और ये हमारा है एजियन सी। ये हमारा है ब्लैक सी। देखो, ये डॉन नदी है रूस में। डॉन नदी रूस में है जो जा रही है सी ऑफ अजोव में। यही है हमारा डॉन। पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ये है हमारा वोल्गा। यूरोपियन अपलैंड से निकल रही है। यह है हमारा वोल्गा। ये था हमारा डॉन। तो वोल्गा नदी देखो कहाँ जा रही है, ये जा रही है यहाँ पे कैस्पियन में जा रही है। और यहां से आ रही है हमारी यूराल। ये हमारी है यूराल। अब सारे नदियों को तुम एक साथ देख सकते हो। नदियों का जो नेटवर्क है उसको और देखो। यहां पे एक नदी है इब्रो, स्पेन में नदी है ये है हमारा 9, 10 हो गया था, इसको हमने 11 कर दिया। 11 नदी है इब्रो। और टैगस नदी है यहां स्पेन और पुर्तगाल में।
स्पेन और पुर्तगाल में है टैगस नदी। यूरोप के नदियों के नेटवर्क को देखो। तो इब्रो को हमने दिया था 11 नंबर, टैगस को हम देंगे नंबर 12 और निस्तर को देंगे 13, नीपर को देंगे 14, डॉन को देंगे 15 और वोल्गा को देंगे 16। यूराल को दे देते हैं 17। सत्रह नदियां। इब्रो का डायरेक्शन ये है, हमारी इब्रो नदी यहाँ है। इब्रो इधर जा रही है भूमध्य सागर में। जो हमारा नंबर 11 था जिसको हमने इब्रो लिखा, ये भूमध्य सागर में जा रही है। सारी नदियां मिली या नहीं? ये 17 नदियों का जो नेटवर्क है ना, ये 17 नदियों के नेटवर्क को अच्छे से याद करो। अब बताओ, इन नदियों पर कौन कौन से बड़े बड़े नगर स्थापित हैं? यूरोप से बहुत पूछता है। ओके, नदियों का नेटवर्क हो गया। अब नदियों पे अवस्थित नगरों को देखें। पोलैंड से चलते हैं। खुद से लिस्ट बनाओ, नहीं तो फिर खड़ा होकर हम बोलेंगे। खुद से सर्च करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज है ये। मैप याद रखने का एक अल्टीमेट फॉर्मूला है कि आप एक्सरसाइज करो। मैथ्स कैसे आता है आपको, गणित कैसे बनाते हो? आप एक्सरसाइज करते हो। प्रतिशत और क्या क्या जो होता है, एक एक नियम, ये बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। 17 नदियों का जो नेटवर्क है, इसको याद करनी पड़ेगी। बनना चाहते हो आईएएस, बदलना चाहते हो अपने आने वाली पीढ़ियों को, और 17 नदी का नाम जिसमें से 8-10 तो पहले से ही याद है। वार्सा ऑन द बैंक ऑफ रिवर विस्चुला। पोलैंड में चलो, सब लोग पोलैंड में रहो, पोलैंड से बाहर कोई नहीं निकलेगा। आठवां नदी है रोन, RHONE। सबसे पहले पोलैंड के अंदर चलो, वहां देखो वार्सा कैपिटल है, लेकिन वहां 2 बड़े बड़े लौह इस्पात नगर हैं। क्या वहां पे कार्बोटाइस करके कुछ है? क्रावोटाइस, स्पेलिंग शुद्ध लिख करके भेजो मेरे पास। क्राको और क्रावोटाइस, दो नगर है, क्राको और कार्वोटाइस, ऐसे करके कुछ होगा।
हो सकता है क्रावोटाइस नहीं दिया हो, तो आप क्राको को नजर अंडरलाइन कर लो और नोटबुक में लिख लो लौह इस्पात नगर, क्राको और कार्बोटाइस। उसका नाम कैटोविस भी है। कैटोविस है क्या? अगर कैटोविस है तो नया नाम कैटोविस है। क्राको और कैटोविस, आप लिख लो क्राको और कैटोविस लौह इस्पात नगर है। जो पिल्सेन, PILSEN, जो पिल्सेन उत्खनन क्षेत्र पर आधारित है। नाइन नंबर की रिवर डैन्यूब लिखा है ना, डैन्यूब है नंबर 9। ओके, पोलैंड में पिल्सेन माइनिंग एरिया है, कोयला, लोहा। अब चलते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में राइन नदी पर क्या क्या है उसको लिखना होगा। तो आप लिखिए, कुछ पहले लिखिए, लिखो राइन नदी विश्व की सघनतम अंतर देशीय जलमार्ग है। यह एक भ्रंश रेखा से निकलती है, भ्रंश रेखा से निकलती है तथा इसकी उत्पत्ति ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होती है। यह जर्मनी के प्रमुख उत्खनन क्षेत्रों से निकलती है।
यह जर्मनी के प्रमुख उत्खनन क्षेत्रों से निकलती है। जर्मनी के दक्षिणी भाग में इर्जबर्ग, ERZBERG, इर्जबर्ग पर्वत है। शायद जर्मनी पे वीडियो रुक गया। चलो हम पूरी बात फिर से कह देते हैं। ओके, तो आप लिखो कि जर्मनी की सर्व प्रमुख नदी राइन है। राइन वहां का जीवन रेखा है। राइन नदी भ्रंश घाटी से निकलती है। राइन नदी भ्रंश घाटी से निकलती है। ऑरिजिन ऑफ राइन, origin of Rhine River. I found this on the web. देखो, यह नदी स्विस आल्प्स के ग्रोबुदेन ग्रोबुदेन नामक स्थान से निकलती है तथा एक शाखा ब्लैक फॉरेस्ट से भी क्या हो रहा है ये? तो राइन रिवर यहां तो सब ठीक चल रहा है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट है ही, इंटरनेट है ही, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुम लोग कंफ्यूज कर दे रहे हो मुझे लिख लिख करके। चलो हम रिपीट करते हैं कि जर्मनी की सर्व प्रमुख नदी राइन नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है, ब्लैक फॉरेस्ट से इसका एक ओरिजिन है, परंतु ये स्विस आल्प्स के
ग्रैबुडिन नामक जगह से इसकी शाखा है, शाखाएं निकल रही है। तो ग्रैबुडिन से पहले ब्लैक फॉरेस्ट माना जाता था, अब ग्रैबुडिन से इसकी शाखा मानी जा रही है। और लिखो, यह नदी जो राइन नदी है, यह लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आप लिखो, सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश राइन नदी घाटी है पूरे यूरोप में। ओके, तो अब सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर प्राप्त होते हैं राइन के किनारे। लिखो, लौह इस्पात उद्योग के विकास का कारण क्या है? लौह इस्पात राइन नदी के किनारे क्यों विकसित है, इसका कारण क्या है? तो पहला लिखो कि यहां रूर और सार दोनों राइन की सहायक नदियों का नाम है। रूर और सार क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है, जबकि इर्जबर्ग माउंटेन, बर्ग किसी भी माउंटेन को कहते हैं, इर्जबर्ग माउंटेन जो पठार जैसा होता है उसको बर्ग कहते हैं। तो इर्जबर्ग माउंटेन से आयरन ओर प्राप्त होता है। आप लोग ऐसा करो, जर्मनी के भौतिक मैप को पलटो, अब यूरोप के भौतिक मैप को देखते हैं। नहीं, रुक जाओ, भौतिक मैप अभी नहीं देखो, सिटीज ही देखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग सिर्फ राइन नदी को देखें तो अच्छा है, लिखने का काम करते रहो। लौह इस्पात विकसित है क्योंकि कोयला रूर सार से और आयरन ओर इर्जबर्ग माउंटेन से प्राप्त होता है। अब तुमको देखना है कि राइन पे कौन कौन से सिटीज बने हुए हैं। तो आप देखो, सबसे पहले म्यूनिक, दक्षिणी जर्मनी का सिटी है म्यूनिक, लेकिन यह राइन नदी पर नहीं है। राइन नदी पर नहीं है। क्या हो रहा है सब लोग? हाँ, लिख तो रहा है। तो राइन नदी पे नहीं है म्यूनिक, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है। म्यूनिक वहां का कल्चरल कैपिटल है। आप पहले म्यूनिक लिखो ना, म्यूनिक वहां का कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक राजधानी है। अब आपको नीचे आना है, अब आपको मिलेगा फ्रैंकफर्ट। ये राइन वाटरवे पे है, लेकिन राइन नदी पर नहीं है। फ्रैंकफर्ट भी राइन पे नहीं है, राइन वाटरवे पे है। फ्रैंकफर्ट मिला, फ्रैंकफर्ट ऑन मीन कहते हैं, मीन नदी है। म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट राइन के एक सहायक नदी मीन पर है।
फ्रैंकफर्ट भी मिल गया। ओके, अब हम लोग राइन नदी पे देखते हैं तो क्या क्या मिलेगा। कोलोन, स्टुटगार्ट, कोलोन मिला, लिखा होगा कोलोगनी, पढ़ते हैं कोलोन। स्टुटगार्ट, बाकी नाम तुम बताओ। कोलोन, स्टुटगार्ट, ये सब मिला। जर्मनी की राजधानी, बोन, एसेन, एसेन मिला, ESSEN। और बिल्कुल किनारे जाओगे डेल्टा पर तो मिलेगा हैम्बर्ग। कोलोन, एसेन, स्टुटगार्ट, बोन, हैम्बर्ग। डेल्टा की तरफ जाओगे तो मिलेगा हैम्बर्ग। ये जितने भी सिटीज हैं सब में लौह इस्पात उद्योग हैं। डॉर्टमाउंट भी है, हैम्बर्ग इल्बी पे है, इल्ब नदी पर हैम्बर्ग है। कुछ लोग लिख रहे हैं। हाइडेलबर्ग, हैम्बर्ग इल्ब पे है। कोलोन, स्टुटगार्ट, हैम्बर्ग, ड्रेसडेन, ये कहां कहां देख रहे हो आप। राइन पर जो, राइन नदी पर जो सिटीज हैं उसका सीक्वेंस बनाओ। हैम्बर्ग तो इल्ब नदी पर है। देखो, कोलोन है, स्टुटगार्ट है, एसेन है, बोन है, और इसके मुहाने पे नदी पे जाओगे तो रोटरडैम मिलेगा। रोटरडैम लेकिन जर्मनी में नहीं है। रोटरडैम तो हॉलैंड में है, नीदरलैंड्स में है। स्टुटगार्ट, बोन, कोलोन, एसेन। सब में आयरन एंड स्टील, सब में ऑटोमोबाइल, सब में शिप बिल्डिंग। ओके, वेल डन। अब जर्मनी तो हो गया, अब चलते हैं रॉटरडैम वाले देश में, नीदरलैंड्स में चलते हैं। नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड का कैपिटल, हॉलैंड का कैपिटल। नीदर का मतलब होता है गड्ढा, HO हो का मतलब भी होता है पाताल। नीदर मतलब पाताल। चूंकि समुद्र तल से नीचे है ये देश, कि देश जो है ना ये समुद्र तल से नीचे है, और समुद्र के पानी को लोगों ने डाइक बना करके, इम्बैंकमेंट बना करके इन्होंने पानी को रोका हुआ है। समुद्र के पानी को रोका गया है। नहीं तो अगर ये इम्बैंकमेंट और डाइक हटा दिया जाएगा तो नीदरलैंड में समुद्र का पानी घुस जाएगा। इसका नाम नीदरलैंड क्यों है? नीदर का मतलब क्या है? हो का मतलब क्या है? पाताल, गड्ढा, नीचे है, समुद्र तल से नीचे है ये देश। अद्भुत देश है, यूरोप का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड देश है। और डेन्यूब एक नदी है, अभी आएंगे उस पर हम। अब आपको देखना है कि नीदरलैंड में
किस नदी का डेल्टा है? बड़ा कठिन प्रश्न है। किस नदी का डेल्टा है? राइन नदी। इसमें भी सोच रहे हो? अभी तो देखा था राइन नदी का डेल्टा है। और अब देखो आप कि नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। डायमंड कटिंग के लिए नीदरलैंड्स बहुत प्रसिद्ध है। लिखते जाइए। डायमंड कटिंग के लिए नीदरलैंड्स प्रसिद्ध है। ओके। डायमंड कटिंग वहां भारतीय ही करते हैं। सूरत में भी डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है, यहां भी है। अब देखो इसमें कि एम्स्टर्डम के अलावा क्या वहां पे एंटवर्प है? एंटवर्प सिटी का नाम है, एंटवर्प। इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दिखाएं। मैप हमने गलत सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन साइड करो। एंटवर्प सिटी तो नहीं दिखा रहा है। एंटवर्प है, वेरी गुड। पुष्पेंद्र नहीं है, अर्चना यस सर। एंटवर्प डायमंड कटिंग का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नगर है, डायमंड कटिंग का। एंटवर्प बेल्जियम में है। एंटवर्प को ध्यान से देखो। जहीर लिख रहा है कि एंटवर्प बेल्जियम में है। पुष्पेंद्र लिख रहा है बेल्जियम में है। अर्चना बेल्जियम में है। बिल्कुल सही, बेल्जियम में है, नीदरलैंड के बॉर्डर पे है। बेल्जियम में ही है। एंटवर्प दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग सिटी है, बेल्जियम में। बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स देखो। ब्रुसेल्स यहां देखो, ये ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और बेल्जियम में एक और सिटी है जिसका नाम है लीज। बहुत छोटा सा सिटी है, लेकिन बहुत विश्व में विख्यात है, इसलिए मैंने आपको लीज का भी नाम बताया। लीज शायद नहीं होगा आपके एटलस में, लेकिन आप बेल्जियम में लिख सकते हो। एंटवर्प भी बेल्जियम में है।
लीज किस लिए प्रसिद्ध है? लीज दे रहा है क्या? थैंक यू राजीव रंजन। उसकी जरूरत नहीं है, आप खोजिए, मैप तो ढूंढना पड़ेगा आपको। तो ये लीज मिला नहीं मिला, जिस देश का समुद्री सीमा नहीं है उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। लीज है पिस्टल के लिए, पिस्टल, पिस्टल जिसे फायर करते हो, पिस्टल के लिए लीज को जाना जाता है। अब आप आइए फ्रांस में, फ्रांस में आइए। फ्रांस में लिखिए, फ्रांस में नदियों को मैंने दिखाया था, अब वहां के सिटीज को देखो। लग्जमबर्ग एक है वहां पे फ्रांस के ऊपर, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स, 3 छोटे छोटे राष्ट्र हैं। लग्जमबर्ग भी देखना है आपको। हेग कहां है? हेग मिला था आपको? तीनों राष्ट्रों को फिर से देखिए, यूरोप के बहुत महत्वपूर्ण हैं। लग्जमबर्ग का कैपिटल, लग्जमबर्ग सिटी। ये जो 3 देश हैं उसको हम लोग कहते हैं बेनिलक्स कंट्री, बेनिलक्स कहते हैं। हेग नीदरलैंड में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है। क्रिस्टल नहीं, पिस्टल। लीज को मैंने बताया पिस्टल, PISTOL। पिस्टल मतलब वो फायर करने वाला, जो बिहार के मुंगेर में भी बनता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यहां पे, लग्जमबर्ग। बेनिलक्स कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं? बेनिलक्स कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं? 3 कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। 3 देश है। तीनों को कहते हैं बेनिलक्स, लिखा हुआ तो है, बेनिलक्स कहते हैं तीनों को। 3 देश यहां पर जो है ना, ये जो भाग है 3 देशों वाला, इसमें 3 देश है, 1, 2 और 3। 3 देश यहां पर है। अब आओ फ्रांस में। फ्रांस में
नगरों को देखो। सबसे पहले पेरिस, फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बेनिलक्स कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि बी से तीनों का नाम जोड़ दिया है भाई। फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड पेरिस। इटली वाला जो मिलान है, वेनिस है, उस पर हम अलग बात करेंगे। फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड पेरिस है। शेखर झा, बोला जाए। फैशन सिटी क्यों बोला जाता है? फैशन क्या होता है? सिटीज का नाम पहले देखो वहां पे। जिनेवा यहां नहीं है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पुष्पेंद्र, गलत देख रहे हो। फ्रांस के सिटीज को देखो। लैंग्वेज, कल्चर सब बताएंगे, पहले आप लोकेशन देखो। यूरोप चलेगा अभी? सीन नदी पर पेरिस है। तट पे जाओ, कोस्ट ऑफ ब्रितानी पे जाओ। नैंटीज, लियोन, जिनेवा फ्रांस में गलत दे रहा है। अभी तो कुछ लिखवाया नहीं है। बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ लिख सकते हो। हम कई बार जो बोलते हैं ना, वो आपके कमेंट्स को पढ़ देते हैं, तो आपको लगता होगा कि शायद हमने बोला। आपके जो कमेंट्स आते रहते हैं उसको भी हम पढ़ते रहते हैं कि कौन क्या क्या लिख रहा है, गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है। मैपिंग है ना, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रांस में जिनेवा दिया हुआ है गीता जी, आप उसको काट दीजिए। इसी तरह के कारण कंफ्यूजन हो जा रहा है मैपिंग में। आप लोग जो देख रहे हो उसको पॉइंट को देखा करो ना, कहां पर है। तुम लोग जो लिखा है उसको देखते हो। जिनेवा मान लो लिखा हुआ है फ्रांस में, उसका पॉइंट कहां दिया हुआ है? फ्रांस में दक्षिण तट पर जाओ। दक्षिण तट पर मिलेगा मार्सिलिस। मार्सिलिस मिला?
अरे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, क्यों बहस में अब हम किसी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं तो कुछ लोग उसको अब घुमाने लगते हो। कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। अब चुपचाप मेरा वाला देखो। क्या मार्शलिस दक्षिणी तट पर मिला? भूमध्य सागर पर मिला? मार्शलिस शराब निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मार्शलिस फ्रांस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जिस सिटी के लिए स्क्वायर होता है या स्टार होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, मार्शल्स मिल गया। फ्रांस के पूर्वी तट पर जाओ। पूर्वी तट पर 2 सिटी मिलेगा। सॉरी, पूर्वी नहीं यार, पश्चिमी तट पर जाओ, अटलांटिक के तट पर जाओ। वहां पर बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी है। ब्रितानी कोस्ट है। ब्रितानी कोस्ट है। बिस्के की खाड़ी है। वहां पर मिला 2 सिटीज फ्रांस के इस भाग में। एक मिलेगा बोर्डियोक्स, बे ऑफ बिस्के की खाड़ी के पास है बोर्डियोक्स। बे ऑफ बिस्के फाउंडेड, वेरी गुड। बोर्डियोक्स मिला। शराब निर्माण उद्योग। फ्रांस में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। अब तो भारत में भी पी रही हैं। बोर्डियोक्स शराब निर्माण उद्योग। बे ऑफ बिस्के, बोर्डियोक्स। बे ऑफ बिस्के के ऊपर जाओ, वो है ब्रितानी कोस्ट, फ्रांस का ब्रितानी कोस्ट, जहां पर है नैंटीज। नैंटीज मिला। ब्रितानी कोस्ट मिला। ओके, वेरी गुड। फ्रांस से पूर्व जाओ, छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। वहां पर एक झील है जिसका नाम है जेनेवा झील, लेक जेनेवा। मिला। लेक जेनेवा मिल गया। लेक जेनेवा पर कौन सा सिटी है? बर्न कैपिटल है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है। तो स्विट्जरलैंड में लेक जेनेवा, बर्न। ज्यूरिक मिला। ज्यूरिक सिटी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है ज्यूरिक। कल्चरल कैपिटल है ज्यूरिक। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे सुंदर देश माना जाता है।
भारत में पहलगांव को कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर में श्रीनगर से आगे है पहलगांव, उसको कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। WHO का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहां है? फीफा का हेडक्वार्टर कहां है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां होता है? जिनेवा में। बिल्कुल सही। तो स्विट्जरलैंड के बाद हम लोग एंट्री करते हैं फ्रांस के नीचे। फ्रांस के नीचे है आइबेरियन देश। आइबेरियन देश कहते हैं इनको। अपने एटलस पे लगे रहो। भौतिक मैप हमने नहीं दिखाया है, लेकिन आपको दिखा देते हैं यहां पर कि यह है हमारा स्पेन और उसके इधर है हमारा पोर्चुगल या पुर्तगाल, पहला और दूसरा। इसको कहते हैं आइबेरियन देश। आइबेरियन देश। आइबेरियन देश दो हैं। आइबेरियन देश दो है। पहला है स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल। इनको आइबेरिया कहते हैं क्योंकि आइबेरियन पेनिनसुला है, जो नीचे लटक रहा है ना, इसको यूरोप का आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। यहां पर दो नदियां प्रमुख है। एक इब्रो जा रही है भूमध्य सागर में, ट्यूगस जा रही है अटलांटिक सागर में। आइबेरियन कंट्री में एक और आएगा, एंडोरा। नितिन, ब्रावो। एंडोरा एक बहुत छोटा सा देश है, मक्खी के बराबर। मिला क्या? एंडोरा भी आइबेरियन पेनिनसुला पे है। यानी आइबेरियन प्रायद्वीप पर 3 देश हो गए, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल। 2 नदियां, महत्वपूर्ण नदियां बता दिया मैंने। अब स्पेन की राजधानी देखो, मैड्रिड। मैड्रिड किस नदी पर है? मैड्रिड किस नदी पर है? लगाओ खोपड़ी।
मैड्रिड किस नदी पर है? मैड्रिड टॉगस पर है। गलत। मैड्रिड किसी नदी पर नहीं है, ध्यान से देखो। हे भगवान, सब नदी का नाम लिख के भेज दिया। टैगस रिवर पर है। टैगस से दूर है। कैसे देख रहे हो तुम लोग? टैगस नदी पर तो लिस्बन है। आगे जाके देखो, टैगस के मुहाने पर लिस्बन है। ओके, अब चलते हैं और इटली चलते हैं। इटली, इटली के प्रायद्वीप को देखो। पॉलिटिकल मैप में देखना है। जहां पर पो नदी है, पीओ, पो नदी देखा होगा आपने। पो नदी घाटी इटली की सबसे अधिक, सबसे बड़ी, लिख लो, पो नदी घाटी इटली की, या इटली का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। इटली का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। इसे गैंगेज ऑफ इटली कहते हैं। इसे गैंगेज ऑफ इटली कहते हैं। पुर्तगाल और स्पेन सब आयरन, स्टील और शराब निर्माण के लिए ही है। लिखो, इटली में हम लोग हैं। इटली में पो वैली पे आप लिख रहे हो। लिखो, इस नदी, यह नदी घाटी चावल कृषि की उत्तरतम सीमा का निर्धारण करती है।
गैंगेज गंगा को कहते हैं, और क्या। अब लिखो पो वैली का मतलब क्या हुआ कि पो वैली जहां तक है उसके ऊपर उत्तर में कहीं भी चावल की कृषि नहीं होती है। चावल एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसको चाहिए गर्म जलवायु, अधिक वर्षा। तो पो वैली वह अंतिम सीमा है जहां तक चावल की खेती की जाती है, इसके बाद चावल नहीं है। नेक्स्ट आगे लिखो। लिखो यहां के मुख्य नगर, औद्योगिक नगर। पहला है ट्यूरिन, TURIN, ट्यूरिन। ट्यूरिन को कहते हैं डेट्रॉयट ऑफ इटली, ऑटोमोबाइल के लिए है। तो है ट्यूरिन। फिर है मिलान, सिटी ऑफ मिलान, फैशन सिटी है। इटली का ये फैशन सिटी है, सिटी ऑफ मिलान। कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क उद्योग, इसको मैनचेस्टर ऑफ इटली कहते हैं। फिर है वेनिस, वेनिस को कहते हैं पर्ल ऑफ एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर का मोती है। वेनिस, वेनिस में रोड मार्ग नहीं है बल्कि जल मार्ग है। घर से बाहर निकलोगे ना तो रोड नहीं मिलेगा, नहर मिलेंगे, पानी के नहर मिलेंगे। बाढ़ क्यों आएगी वहां पे? वहां पे एक सिटी ऑफ जिनोआ है। जिनोआ भी है क्या? ओके। तो आप देखो कि जो पो रिवर बेसिन है या जो इटली का ये भाग है एड्रियाटिक का, वो काफी डेवलप्ड है। ये जिनोवा है, ये जेनेवा नहीं है। सत्यम मिश्रा बिल्कुल लाइव हो। कैपिटल रोम को देखो,
पो से नीचे आओ और बाईं ओर तट की तरफ जाओ। कैपिटल रोम मिला? जिनोवा में क्या फेमस है? अपने ब्रदर को इम्प्रेस करना कि मुझे इतना इटली के बारे में पता है। प्रदीप यादव बिल्कुल हो। लाइगूरियन सी के तट पर जिनोवा है। दीपक, वेल डन। रोम के पास आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। रोमन कैथोलिक चर्च है वेटिकन सिटी में। दुनिया का सबसे छोटा देश है। जिनोवा में शराब निर्माण उद्योग है। आज मैं थोड़ा सा डाउन इसलिए हूँ, ज़्यादा तो नहीं डाउन हूँ, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक हमारे बहुत प्रिय थे, खट्टर साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, पिता समान थे, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे आपके जो हमारे आप सबके हम सबके जो पॉप रहते हैं वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी में महिलाओं को इजाज़त नहीं है। मतलब वहाँ पे परमानेंटली मैरिड महिलाएं या ऐसा पॉपुलेशन कोई नहीं रहता है। वहाँ जनसंख्या नियत रहती है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है। ये जो पॉप थे ये भारत में आए थे तो भारत की धरती को चूमे नहीं थे। सैन मैरिनो एक और स्मॉल सिटी है। सैन मैरिनो एक और छोटा सा सिटी है। सब रिलीजियस प्लेस है।
सैन मैरिनो है या मैटिनो है? मैरिनो है ना। ओके, अब नीचे आओ और वहां देखो कि इटली के नीचे एक और आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। सिसिली मिला? सिसिली एक द्वीप है और इटली का साइज देखो। क्या इटली एक बूट पेनिनसुला नजर आ रहा है? क्या इटली एक बूट पेनिनसुला कहते हैं इटली को। बूट की तरह दिखता है ये। ओके, सिसिली के ऊपर में कई सारे वो मिलेंगे आपको। व्हाट? ज्वालामुखी, जो हम लोग भौतिक मैप में करेंगे। अभी शायद नहीं दिखेगा आपको, परेशान नहीं होना है। सिसिली से या इटली से पश्चिम जाओ तो वहां पे दो द्वीप और दिखेगा, कॉर्सिका और सार्दिनिया। सिसिली पे माउंट एटना दिखाता है क्या? और इटली से पश्चिम कॉर्सिका, सार्दिनिया, दो आइलैंड्स। कॉर्सिका है फ्रांस का, सार्दिनिया है इटली का। कॉर्सिका और सार्दिनिया, फ्रांस और इटली। कॉर्सिका फ्रांस, सार्दिनिया इटली। दोनों है। बस सिसिली के नीचे माल्टा है क्या? माल्टा, माल्टा ढूंढो तो। माल्टा, जाते जाते माल्टा। मोनाको, मोनाको एक देश है। मोनाको एक छोटा सा देश है। कोर्सिका और सार्दिनिया, माल्टा, मोनाको मिलता है क्या? तो यहां पे ये इसमें छोटा सा MC लिखा है। और रोम के नीचे एक छूट गया था, नेपल्स। रोम के नीचे नेपल्स है। माल्टा कंट्री है, मोनाको भी कंट्री है। नेपल्स रोम के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत, ये सब जो फुटबॉल का जो क्लब सब है,
माल्टा एक पोर्ट कंट्री है। माल्टा शराब निर्माण के लिए बहुत फेमस है माल्टा। ब्लू लेवल, रेड लेवल। नेपाल नहीं, नेपल्स। आपने नेपाल कहां ढूंढ लिया? मोनाको, मुनक्का नहीं। बार्सिलोना मिला क्या? बार्सिलोना तो स्पेन में था। बार्सिलोना स्पेन में था, नीचे फ्रांस की तरफ थोड़ा सा नीचे। माल्टा में एक ही नगर है, उसका नाम ही है माल्टा। मोनाको। ओके, वेल डन, थैंक यू। कल मिलते हैं और पूरा रिवाइज करके आओ। कल हम पीछे वाले बहुत सारे कॉन्टिनेंट पे क्विज करने वाले हैं। ओके, बेलारिक आइलैंड्स भी देख सकते हो, छोटा छोटा बेलारिक आइलैंड्स भी है। चलो बाय बाय, टेक केयर।